वेलकम गाइस टू दिस टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सैक, है ना। इसके पीछे हम लोग पढ़े हैं बीजांड की संरचना, और हम लोग मेन कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं उसको बताता हूँ। मादा जनन अंग, है ना। और मादा जनन अंग मतलब पुष्पीय पादपों में मादा जनन अंग। तो उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना के जस्ट बाद आपका टॉपिक आता है गुरु बीजाणु जनन। क्या आता है? गुरु बीजाणु जनन, है ना। तो गुरु बीजाणु जनन एकदम सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं केवल एक ही लाइन में बता रहा हूँ इसको क्या होता है एक्चुअली में। कि जो बीजांड काय हम लोग वही पढ़े हैं, बीजांड जो पढ़े ना उसमें बीजांड काय होता है। तो बीजांड काय के आर्किस्पोरियल कोशिका से, उनकी कौन सी कोशिका से? आर्किस्पोरियल कोशिका से गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, है ना। मतलब मेगास्पोर, ठीक है। जो हम लोग नर पढ़े हो माइक्रोस्पोर था, और ये मादा पढ़े हुए हैं मेगास्पोर है। गुरु बीजाणु जनन, है ना। अब ये गुरु बीजाणु जनन होगा, मेगास्पोर होगा। वहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे युग्मोद्भिद का निर्माण, मादा युग्मोद्भिद का जनन अर्थात भ्रूण कोश का निर्माण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? भ्रूण कोश का निर्माण। तो इसको आप लोग नॉर्मल लिख लीजिए बस। चलिए तो आगे हम लोग अपने मेन टॉपिक में, भ्रूण कोश की संरचना। तो पहले आपको ये बताता हूँ कि इस तरह से संरचना मैंने पढ़ाई है पिछले में। बीजांड ऐसा पूरा कंप्लीट था यहाँ ऊपर से, जिसमें से केवल बीज बस का मैं निकाल रहा हूँ, है ना। ये बीज को हम लोग बोलते हैं बीजांड बोलते, पूरा बीजांड बोलते थे। उसमें जो मेन बीज से निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं भ्रूण कोश, है ना। तो इसी भ्रूण कोश के बारे में हम लोग को पढ़ना है। चलिए, इसके पीछे जस्ट मैंने एक लाइन में बताया गुरु बीजाणु जनन मतलब किसका निर्माण हुआ? गुरु बीजाणु का। गुरु बीजाणु मतलब कौन, क्या बोलते हैं उसको? मेगास्पोर। मेगास्पोर को बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसी से ही हमको आगे पढ़ना है ना। तो गुरु बीजाणु जनन के अंतर्गत मेगास्पोर अर्थात गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ, है ना। अब चलते हैं हम लोग आगे, मेन भ्रूण कोश की संरचना, है ना। अब भ्रूण कोश की संरचना के लिए फिर क्या पढ़ना पड़ेगा? हमको पढ़ना पड़ेगा भ्रूण कोश का निर्माण। तो पहले हम लोग भ्रूण कोश का निर्माण अर्थात मादा युग्मोद्भिद जनन क्या है ऐसा पूछा जाएगा, इसको समझाइए करके। मादा युग्मोद्भिद जनन, तब इसी डिटेल को बताना है। अगर भ्रूण कोश की संरचना पूछा जाएगा तो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी केवल भ्रूण कोश का निर्माण या मादा युग्मोद्भिद का जनन को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्रियाशील मेगास्पोर, मेगास्पोर यहाँ सर गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप बना उसको बोलते हैं मेगास्पोर। तो क्रियाशील मेगास्पोर के सक्रियता से भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद के विकास की प्रक्रिया को मादा युग्मक जनन कहते हैं, है ना। ये गुरु बीजाणु जनन है ना, युग्मक जनन नहीं, बीजाणु जनन है। अभी ये बोल रहा हूँ ये युग्मक जनन है, यही युग्मक जब सलित हो गया आगे। तो क्रियाशील मेगास्पोर की सक्रियता से भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद के विकास की प्रक्रिया को मादा युग्मक जनन कहते हैं, है ना। चलिए आगे कैसे होगी देखिए, कौन सी क्रिया होती है। सर्वप्रथम क्रियाशील मेगास्पोर, है ना। जो मेगास्पोर था, मेगास्पोर का निर्माण हुआ था, है ना। सर्वप्रथम मेगास्पोर युग्मोद्भिद के निर्माण के समय अपनी लंबाई एवं चौड़ाई में वृद्धि करता है। लंबाई और चौड़ाई में क्या करता है? वृद्धि करता है। जो मेगास्पोर है वो गुरु बीजाणु है वो, है ना। चौड़ाई में वृद्धि करता है तथा बढ़कर बीजांड काय से या बीजांड काय के, ये जो बीजांड काय है ये पूरा बीजांड काय है ना। पूरे बीजांड की संरचना हम लोग पढ़े थे, उसके बाद इसको हम लोग बोले थे बीजांड काय, ठीक है। तो क्या हो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर्वप्रथम क्रियाशील मेगास्पोर है, ये जो यहाँ पर मेगास्पोर है, ठीक है, बीच में। तो क्रियाशील मेगास्पोर है, वहाँ युग्मोद्भिद के निर्माण के समय अपनी लंबाई तथा चौड़ाई में क्या करता है? अभिवृद्धि करता है तथा बढ़कर बीजांड काय के ज़्यादातर भाग में क्या हो जाता है? फैल जाता है। ये पूरा बीजांड काय है, क्या है? बीजांड काय। ऐसे पूरा कंप्लीट संरचना पढ़े तो वो बीजांड था, समझ आ रहा है ना। इसी में क्या क्या था आपको बता दिया था। सिनर्जिड है, बहुत सारे सेल थे, इस सेल को हमको निर्माण को समझना है अभी किस तरह से ये निर्मित हुआ है। तो ये क्लियर हो गया। सर्वप्रथम क्रियाशील मेगास्पोर युग्मोद्भिद के निर्माण के समय अपनी लंबाई तथा चौड़ाई में क्या करता है? वृद्धि करता है तथा बढ़कर बीजांड काय के ज़्यादातर भाग में क्या हो जाता है? फैल जाता है, जिसे भ्रूण कोश कोशिका कहकर सूचित किया। इसको हम लोग बोलते हैं भ्रूण कोश कोशिका कहकर सूचित किया जाता है। इसका केंद्रक समसूत्रीय विभाजन द्वारा, इसका जो मेन केंद्रक है, यह जो केंद्रक है ना। अब ये पूरा कंप्लीटली सब जगह फैल गया, मतलब ये कंप्लीटली ये सब क्या है बोलेंगे एक साथ हम लोग? भ्रूण कोश कोशिका कहेंगे इसको, ठीक है। अब इसको बीजांड का है तो अब यहाँ से
थोड़ा बड़े मान लेते हैं, और उससे और बड़े मानेंगे तो बीजांड मान लेंगे, ठीक है। तो ये बीजांड का हो गया। अब यहाँ तक फैल गया है मान जाए, है ना। तो जिसे भ्रूणकोष कोशिका कहकर इसको भ्रूणकोष कोशिका कहेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग? भ्रूणकोष कोशिका। इसका केंद्रक, इसका जो बीज का केंद्रक है, इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 केंद्रक बनाता है। कितना केंद्रक बनाता है? 2 केंद्रक बनाता है। इनका केंद्रक है समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 केंद्रक बनाता है। ये 2 केंद्रक बना दिया। 2 केंद्रक, ये एक था, ये 2 केंद्रक बनाता है। 2 केंद्रक बनाता है। दोनों केंद्रक के बीच, इन दोनों केंद्रक के बीच एक रिक्तिका के उत्पन्न होने पर, ये देखो, ये बीच में से रिक्तिका, ऐसा रिक्तिका बोलते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है ये। दोनों केंद्रक के बीच एक रिक्तिका उत्पन्न होने पर एक केंद्रक माइक्रोपैरल सिरे पर, ठीक है, माइक्रोपैरल सिरा बोलते हैं एक को, और एक को बोलते हैं हम लोग निभागीय क्षेत्र, तो एक को बोलते हैं हम लोग बीजांडद्वार क्षेत्र। चलिए, ये तो क्लियर हो गया कि दोनों केंद्रक के बीच एक रिक्तिका के उत्पन्न होने पर एक केंद्रक है, ये केंद्रक है। देखिए, इसको मैं एक्चुअली और बताता हूँ कम्प्लीटली। ऐसे जब हम लोग बीजांड की संरचना पढ़े थे, ठीक है ना, तो ऐसे था ये, इसका फ्यूनिकल वाला क्षेत्र था ये, है ना। तो ऐसे था, तो आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि ये ऊपर वाला भाग है, ये शीर्ष भाग नहीं है, इसका शीर्ष भाग ये है, क्योंकि ऐसे यहाँ से गया है, तो ये आधारी भाग है, इधर का आधारी भाग, ठीक है, और ये शीर्ष भाग है। बात समझ आई? जिसको हम लोग माइक्रोपैरल क्षेत्र बोलते हैं, माइक्रोपैरल, ठीक है, बीजांडद्वार बोलते हैं इसको, नहीं लिखा हूँ मैं, बीजांडद्वार, है ना। तो देखिए कि दोनों केंद्रक के बीच एक रिक्तिका उत्पन्न होने पर, यहाँ पर रिक्तिका उत्पन्न होने पर एक केंद्रक है, ये नीचे वाला केंद्रक है वहाँ माइक्रोपैरल सिरे पर, तथा दूसरा केंद्रक है चलाजाल अर्थात निभागी, ऊपर को बोलते हैं हम लोग निभागी क्षेत्र पर चला जाता है। दोनों सिरों के केंद्रक 2 बार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, 2 बार समसूत्री, एक बार समसूत्री विभाजन हुआ तो ये 2 बना, एक और ये 2, एक बार समसूत्री विभाजन हुआ तो एक और 2 बना, और 2 बार बना तो 2 बार बना तो ये 4 बन गया। कितना बन गया? 4। एक बार में विभाजन हुआ तो 2 बना ना, फिर एक बार विभाजन होगा तो कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों सिरों के केंद्रक, पहले एक था, दोनों सिरों के केंद्रक 2 बार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 8 केंद्र की भ्रूणकोष का निर्माण करते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया भ्रूणकोष का निर्माण, ठीक है। चलिए आगे आती है भ्रूणकोष की संरचना, है ना। तो उसी को बताना है कि क्या क्या है उसके अंदर में, उसके बाहर में, है ना। तो देखिए, विकसित हो रहे भ्रूणकोष के माइक्रोपैरल सिरे के 4 में से, नीचे को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपैरल क्षेत्र, बीजांडद्वार क्षेत्र, और ऊपर को बोलते हैं हम लोग निभागीय क्षेत्र। लेकिन शीर्ष कौन है? ये है। ये कौन सा क्षेत्र है? आधारी क्षेत्र। ऐसा होता है, अभी बताया मैंने, ठीक है। ये शीर्ष क्षेत्र है, ये आधारी क्षेत्र है, ऐसे उल्टा है, मतलब ये जो बीज है, बीजांड है वो, ठीक है। तो विकसित हो रहा है भ्रूण, बीजांड नहीं, इसको हम लोग अभी भ्रूणकोष कहेंगे। तो विकसित हो रहा है भ्रूणकोष के माइक्रोपैरल सिरे के, ठीक है, विकसित हो रहा है भ्रूणकोष के माइक्रोपैरल, ये नीचे वाला भाग, माइक्रोपैरल सिरे के 4 में से 3, ये 4 बना था ना अभी, तो 4 में से जो 3 है, 4 में से जो 3 है वो 3 अंड उपकरण बनाता है। क्या बनाता है? अंड उपकरण बनाता है, जिनमें से 2 सखी कोशिकाएं, ये 4 में से 3 है, वो तीनों एक साथ क्या कहलाएंगे? अंड उपकरण। क्या कहलाएंगे? अंड उपकरण, ठीक है। अंड उपकरण का बनता है जिनमें से 2 सखी कोशिकाएं, जिनमें से केवल ये 2, एक और ये 2, 4 था, उसमें से एक को भी छोड़ो, 3 का बात कर रहे हैं, 3 में से 2 है ना, सखी कोशिकाएं बनाती है, तथा एक अंड कोशिका बनाती है। ये जो ऊपर वाला है वो अंड कोशिका बनाती है, और ये 2 नीचे है वो सखी कोशिका बनाती है, ठीक है ना। अंतिम एक केंद्रक, यहाँ पर अंतिम एक और बचा हुआ है, यहाँ पर 4 था जिसमें 3 का यूज़ किए, 3 में से 2 क्या बना? सिनर्जिड बना, सखी कोशिकाएं बना, और एक क्या बना? अंड बना, ठीक है। अंड, ये तीनों मिलाकर अंड उपकरण कहलाते हैं। 2 मिलकर सखी और एक ये है अंड ओनली, ठीक है। अभी 4था नंबर का बचा, तो अंतिम एक केंद्रक भ्रूणकोष कोशिका के केंद्र में चला जाता है। ये भ्रूणकोष कोशिका है ना, भ्रूणकोष कोशिका कहाँ चला जाता है? केंद्र में चला जाता है। ये इधर 3 बचा, 3 में से एक ऊपर चला गया, ठीक है। इसी तरह निभागीय सिरे में भी, ये भी निभागीय क्षेत्र है, तो निभागीय सिरे में भी एक केंद्रक
केंद्र में चला जाता है। इसमें चारों में से एक केंद्र कहाँ जाता है, केंद्र में आ जाता है। तो बचा कितना, 1 2 3, फिर इधर 3 बचा, एक केंद्रक में आ गया ना। तो इसी तरह निभागीय सिरे में भी एक केंद्रक केंद्र में चला जाता है तथा दोनों केंद्रक एक द्विकेंद्रकीय सबसे बड़े कोशिका में परिणत हो जाती है। द्विकेंद्रकीय एक कोशिका बन जाती है, एक या दो केंद्र की कोशिका, एक कोशिका में 2 केंद्रक हो सकता है, याद रखिएगा, है ना। तनुजा बस को दिक्कत होती है इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया कि दोनों केंद्रक एक साथ द्विकेंद्र की सबसे बड़े कोशिका में परिणत हो जाती है, जिसे ध्रुवी कोशिका या केंद्रकी कोशिका कहते हैं। इसको ध्रुवी कोशिका या केंद्रकी कोशिका कहते हैं। एक्चुअली में ध्रुवी कोशिका ये लोग भी हैं क्योंकि ध्रुव में है, लेकिन इसको हम लोग अधिकतर ध्रुवी कोशिका ना बोलकर केंद्रकीय कोशिका कहेंगे, केंद्र में है ना ये। लेकिन इसका इस तरफ देखेंगे तो ये भी ध्रुव है बोलेंगे, बात समझिए, इसलिए ध्रुवी कोशिका या केंद्रकीय कोशिका कहते हैं। ठीक है, तथा जो निभागीय क्षेत्र है, इसमें 3 कोशिका और बचा है ना यहाँ पर अभी, तथा निभागीय सिरे की बाकी तीनों नाभिक से 3 कोशिकाएं बनाती हैं। निभागीय सिरे के बाकी तीनों, ये जो बाकी तीनों नाभिक से 3 कोशिकाएं बनाती है, जिसे एंटीपोडल कोशिका या प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। अतः भ्रूण कोश 8 केंद्रकीय तथा 7 कोशिकीय, है ना। 8 केंद्रकीय मतलब क्या बोला जा रहा है, 1 2 3 केंद्रक इधर, 3 2 5 केंद्रक इधर और 5 3 8 केंद्रक इधर। ठीक है, अर्थात भ्रूण कोश 8 केंद्रकीय तथा 7 कोशिका युक्त। कोशिका 7 कैसे देखिए, 1 कोशिका 2 कोशिका 3 कोशिका, है ना। और ये तो केवल एक ही कोशिका है ना, तो 4 कोशिका, इधर फिर 3 कोशिका है, तो 4 3 7 कोशिका, लेकिन केंद्रक कितना है, 8। 1 2 3 केंद्रक इधर है, 2 केंद्रक अंदर में है और 3 केंद्रक फिर इधर है, तो कितना हो गया, 8। तो अतः भ्रूण कोश 8 केंद्रकीय तथा 7 कोशिका युक्त होता है। हो गया। परिपक्व अवस्था में जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश के ध्रुवी कोशिका के दोनों केंद्रक, ध्रुवी कोशिका के क्या है, दोनों केंद्रक, 2 केंद्रक है ना यहाँ पर, ध्रुवी कोशिका के दोनों केंद्रक संयुग्मित होकर द्विगुणित केंद्रक में बदल जाते हैं। क्या बदलते हैं, द्विगुणित केंद्रक में बदल जाते हैं। केंद्रक है वो एक ही रहेगा लेकिन द्विगुणित हो जाएगा। ठीक है, द्विगुणित केंद्रक में बदल जाते हैं। अर्थात निषेचन के समय जो भ्रूण कोश है वो 7 केंद्रक युक्त तथा 7 कोशिका युक्त रचना के रूप में परिलक्षित होती है। ठीक है, ये हो गया भ्रूण कोश की संरचना। आगे हम लोग चलते हैं भ्रूण कोश के प्रकार में। हाँ, तो पहला प्रकार आता है मोनोस्पोरिक भ्रूण कोश। इस प्रकार के भ्रूण कोश सबसे पहले सामान्य प्रकार का भ्रूण कोश होता है, समझाने की जरूरत नहीं है। इसका विकास गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, इसके पहले हम लोग पढ़े थे गुरु बीजाणु का जनन, और उसी गुरु बीजाणु के फलस्वरूप बनता है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। उसी गुरु बीजाणु से बनता, उसी गुरु बीजाणु है वो संबंधित है किससे, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से, मेगास्पोर मदर सेल से। और इन्हीं मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा गुरु बीजाणु। क्या बनेगा, गुरु बीजाणु। उल्टा बोल दिया था ना मैं कि गुरु बीजाणु से गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बनता है, ऐसे करके। ठीक है, तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बनता है गुरु बीजाणु। ठीक है, तो इस प्रकार के भ्रूण कोश सबसे पहले सामान्य प्रकार का भ्रूण कोश होता है। इसका विकास गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बनने वाले 4 गुरु बीजाणु में से केवल एक गुरु बीजाणु से होता है। मतलब जब मोनोस्पोरिक भ्रूण कोश है, ये मान लो जाए क्या है, मैं बता देता हूँ। ये है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक, यहाँ से बनता है गुरु बीजाणु, 4 गुरु बीजाणु। ठीक, तो इसका विकास गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बनने वाले 4 गुरु बीजाणु में से केवल एक गुरु बीजाणु से होता है। ये 4 बना, उसमें 4 में से केवल एक गुरु बीजाणु से इसका निर्माण होता है, इसीलिए इसको मोनो बोलते हैं। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ऐसे करके, बाई मतलब 2 भी होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, ऐसे। तो इसका विकास गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बनने वाले 4 गुरु बीजाणु में से केवल एक गुरु बीजाणु से होता है। बाकी के अन्य 3 गुरु बीजाणु मृत होकर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए पॉलीगोनम प्रकार। ठीक है, ये पॉलीगोनम प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। भ्रूण कोश के पिछले संरचना में देखिए, है ना, या एंडाइमियन प्रकार का। ठीक है,
हाँ, दूसरा पॉइंट है आपका बाईस्पोरिक भ्रूण कोश, है ना। अब आपको तो ये पता चल गया होगा कि गुरु बीजाणु मातृकोश का है, उससे बनता है गुरु बीजाणु, और उस गुरु बीजाणु से बनता है ये भ्रूण कोश है, वो सब, है ना। तो इसमें गुरु बीजाणु मातृकोश का मियोसिस प्रथम द्वारा, मतलब अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट द्वारा विभाजित होकर दो अगुणित कोशिका का साथ साथ निर्माण करती है। दो अगुणित कोशिका का, है ना। कौन? गुरु बीजाणु मातृकोशिका है ना, जिसे एक साथ हम लोग कहते हैं डायड। क्या कहते हैं? डायड कहकर सूचित कहते हैं। भ्रूण कोश के निर्माण के समय इन दोनों डायड कोशिका में से एक मृत हो जाती है, मृत होकर समाप्त हो जाती है, तथा दूसरे क्रियाशील डायड है वो कोशिका विभाजन सेकेंड अर्थात अर्धसूत्रीय विभाजन सेकेंड द्वारा बिना कोशिका भित्ति का निर्माण किए ही विभाजित हो जाती है। फलतः दो केंद्रक विकसित होते हैं। अब क्या समझ रहे हो? पहले ये एक केंद्रक था, ठीक है ना। एक केंद्रक नीचे एक गुरु बीजाणु मातृकोशिका थी, ठीक है। इनसे क्या बना? प्रथम विभाजन हुआ तो दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हुआ, जिसे एक साथ डायड कहकर सूचित किया था। इसको दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? डायड कहकर सूचित करते हैं। भ्रूण कोश के निर्माण के समय इन दोनों डायड कोशिका में से एक मृत होकर समाप्त हो जाती है, तथा दूसरे क्रियाशील डायड, ये दूसरा जो क्रियाशील डायड है वो कोशिका है मियोसिस सेकंड द्वारा बिना कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं करती है ही विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। फलतः दो केंद्रक, अब फिर विभाजित हो गया, मतलब कितना केंद्रक आ गया? दो केंद्रक। फलतः दो केंद्रक विकसित होते हैं। चूँकि दोनों केंद्रक एक साथ मिलकर एक भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं, इसलिए इस प्रकार के भ्रूण कोश को बाईस्पोरल कहते हैं। दो किया है ना, उसमें से केवल एक किया था इसलिए इसको मोनो कहते हैं। इसमें से दो जने किया इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा? बाईस्पोरल भ्रूण कोश कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण के लिए चलो इसको छोड़ो, जल्दी करते हैं। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। टेट्रा मतलब आप लोग इसको नाम से ही समझ गए होंगे। टेट्रा मतलब क्या होता है? चार। कितना होता है? चार। तो क्या होता है उसको देखिए कि इसमें थोड़ा सा मैं रफ कार्य कर चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा कि इस प्रकार के विभाजन में पहले गुरु बीजाणु मातृकोशिका अर्धसूत्री विभाजन के दोनों केंद्र की विभाजन को प्रदर्शित करता है। मतलब अर्धसूत्री कितने विभाजन होता है? दो होता है क्या? एक, और ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, ऐसा होता है। तो इस प्रकार के विभाजन में पहले गुरु बीजाणु मातृकोशिका अर्धसूत्री विभाजन के दोनों केंद्र की विभाजन को प्रेरित करता है या प्रदर्शित करता है ना, तथा चार अगुणित केंद्रकों का निर्माण करता है। 1 2 3 4, ठीक है। चार अगुणित केंद्रकों का क्या करता है? निर्माण करता है। लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन की क्रिया नहीं हो पाती है। अब इसके अंदर ये केंद्रक है, उसका विभाजन तो हो गया, चार भागों में बढ़ गया, लेकिन इसके जो कोशिका द्रव्य है, ये पूरा कोशिका, इसका भी ऐसा अलग अलग विभाजन होता है ना, लेकिन विभाजन नहीं हो पाया है। इसीलिए क्या होता है कि लेकिन कोशिका द्रव्य ही है, कोशिका नहीं है ना, कोशिका द्रव्य, लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन की क्रिया नहीं होती है, जिसके कारण गुरु बीजाणु मातृकोशिका के ही कोशिका द्रव्य में चारों अगुणित बीजाणु केंद्रक एक साथ रहते हैं। ये गुरु बीजाणु मातृकोशिका है ना, इसके अंदर पहले केंद्रक का विभाजन हुआ, केंद्रक के विभाजन के बाद क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ। इसीलिए जो चारों बीजाणु केंद्रक है, ये बीजाणु केंद्रक है, वो कहाँ पर है? गुरु बीजाणु मातृकोशिका के कोशिका द्रव्य में ही एक साथ रहते हैं। चारों केंद्रक साथ साथ मिलकर एक भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। कितने भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं? एक भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। चूँकि चार गुरु बीजाणु मिलकर एक भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं टेट्रास्पोरिक भ्रूण कोश कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से भ्रूण कोश की संरचना कंप्लीट हुई। आगे हम लोग देखेंगे परागण वगैरह, है ना। और शेयर कर दीजिए वीडियो को, कमेंट वगैरह नॉर्मल करिए, ठीक है।